हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 5.2 का एक के बारे में बात करूंगी। ये हमारा NCERT से भी क्वेश्चंस हैं, ये NCERT के भी क्वेश्चंस हैं और चित्र प्रकाशन के भी क्वेश्चंस हैं, जिसे प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न नंबर 1 के नाम से जाना जा रहा है। तो आपका NCERT में भी पहला ही क्वेश्चन है जो कि 5.1 में ही है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, मतलब 1 की बात करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है। मतलब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें उसकी संबंध बताइए और वो AP है या नहीं है तो क्यों है, ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला क्या दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, दे रखा है। तो अब हम जबकि प्रथम किलोमीटर के यानी 1 किलोमीटर का किराया बता रहा है कि 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर यानी उसके आगे हम अतिरिक्त किलोमीटर चलते हैं तो 8 किलोमीटर किराया बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए हम प्रथम में लिखना स्टार्ट करते हैं कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। तो प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त किराया इक्वल टू 8 रुपया है। ठीक है, ये हम मान लिए हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चंस में बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है, हमारा 15 रुपया दिया है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का 15 रुपया है, तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा यानी चलेंगे तो 2 किलोमीटर लिखेंगे यहाँ पर, यानी 2 किलोमीटर का किराया बराबर क्या हो जाएगा 15 + 8, इसका कितना आ जाएगा हमारा 23 रुपया दूसरे में। अगला तीसरे किलोमीटर में देखते हैं, 3 किलोमीटर का किराया बराबर कितना हो जाएगा 23 + 8, कितना आ जाएगा इसका 31 रुपया, इतना हो जाएगा। आगे 4 किलोमीटर का देखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर का किराया बराबर कितना हो जाएगा 31 + 8 = 39 रुपये। आगे 5 किलोमीटर का भी देख लेते हैं, तो 5 किलोमीटर का किराया बराबर 39 + 8 = 47 रुपये हो गया। अब हमने तो फाइंड कर लिया, क्या फाइंड आउट कर लिए हैं श्रेणी, यानी एक हमने श्रेणी फाइंड आउट कर लिया। क्या क्या है इसमें देखिए, पहला 15 है, दूसरा 23 है, तीसरा 31 है, चौथा 39 है एंड पाँचवा 47 है। ... आगे भी आ सकता है आंसर। अब इसमें क्वेश्चंस बोल रहा है कि AP है तो कैसे है। अब इसमें हम क्या करेंगे, AP यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे प्रथम पद क्या है, प्रथम पद बराबर इसमें 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे सार्वआंतर निकालेंगे तो सार्वआंतर को हम D से डिनोट करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं D से,
तो D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा होता है, यानी दूसरे में से पहले को माइनस किया जाता है, सार्वंतर, यानी सभी सार्वंतर का मतलब कि सभी पदों का अंतर समान हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि दूसरे को यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 माइनस 15 इजक्वल टू 8 हो जाएगा। ये D1 आ चुका हमारा। ठीक है, अब D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सार्वंतर D2 इजक्वल टू क्या हो जाएगा आगे वाले टर्म्स में, यानी A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 31 माइनस 23 इजक्वल टू 8। एक और निकाल लेते हैं सार्वंतर D3 निकाल लेते हैं। D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 क्या है 39 और माइनस है 31 इजक्वल टू आ जाएगा 8। यानी इससे ये पता चल रहा है कि जो भी हमारा श्रेणी है इस श्रेणी का सार्वंतर यानी अंतर क्या है हमारा समान है, जिससे हम लिख सकते हैं कि D1 इजक्वल टू D2 इजक्वल टू D3 क्या है हमारा समान है, समान है। और समांतर श्रेणी यही कहता है कि हमारे जो भी एपी सीरीज है या पद है उस पद के अंतर क्या हो समान हो। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये क्या है हमारा समांतर श्रेणी है। अतः लिखेंगे हम अतः 15, 23, 31, 39 एंड 47 क्या है एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। पहले क्वेश्चंस का पहला आंसर आ चुका है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर पहले का दूसरा दे रखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक बेलन है, मान लीजिए हमने एक बेलन बना लिया, इसमें क्या भर दिया है हवा भर दिया गया है। ठीक, तो जितनी बार पंप चलाया जाता है उतनी बार इस हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा टोटल हवा है वो क्या है यक्स है। तो हम लिखेंगे माना बेलन में यक्स यूनिट मात्रा भरी हुई है। हमने मान लिया क्या कि बेलन में यक्स यूनिट मात्रा भरी गई है, तो हम यहाँ पर यक्स ले लेते हैं। अब बोल रहा है कि प्रत्येक यूनिट्स में प्रत्येक पंप चलाने पर क्या हो रहा है कि इस पूरी हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो हम फर्स्ट टर्म्स में मान लेते हैं, यानी फर्स्ट केस का फर्स्ट क्या है हमारा यक्स दिया हुआ है। अब सेकेंड में बोल रहा है कि सेकेंड में ये बोल रहा है कि इस एक्स का 1/4 भाग, यानी एक्स हुआ, एक्स में से 1/4 भाग इसी का 1/4 भाग का 1/4 भाग क्या हो रहा है घट जा रहा है, निकल जा रहा है, मतलब घट जा रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यक्स माइनस का मतलब गुणा होता है, 1/4 गुणे यक्स हो जाएगा। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस यक्स, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा 3 यक्स डिवाइड बाई 4। ये हमारा सेकेंड वाला आ गया, सेकेंड टर्म्स आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अब इसका यानी प्रत्येक पंप के बाद 1/4 भाग निकलता जा रहा है। तो अब थर्ड केस का देखते हैं हम। थर्ड केस क्या कह रहा है इसमें, थर्ड केस यानी इतना, यानी इसका एक पंप चलेगा तो इसका 1/4 भाग निकलेगा। तो लिखेंगे हम इसे 3 यक्स डिवाइड बाई 4 माइनस इसी का यानी 3 यक्स डिवाइड बाई 4 का 1/4 भाग निकलता है। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे आगे। 3 यक्स डिवाइड बाई 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 यक्स डिवाइड बाई
4 गुणे 1/4 ये हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 3x/4 माइनस 3x/4 चौक का 16, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 4 चौक का 16 तो 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पर, x माइनस 3x हो जाएगा यहाँ पर। इसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9x/16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये भी सॉल्व हो गया। अगला थर्ड यानी फोर्थ केस की बात कर लेते हैं। फोर्थ में क्या आ जाएगा, फोर्थ में ठीक है इसमें देखते हैं, यानी 9x/16 का 1/4 बाहर निकलेगा तो हम लिखेंगे 9x/16 माइनस 9x/16 का 1/4 भाग निकलेगा। ठीक है, तो हम इसको भी लिखेंगे भाई सेम, 9x/16 माइनस 9x/16 गुणे 1/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 9x/16 माइनस 9x/4 16 चौक का 64 हो जाएगा यहाँ से हमारा। अब इसका एलसीएम लेंगे हम आगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 64 आएगा। 16 चौक का 64 तो 9 चौक का 36 हो जाएगा यहाँ पर, x माइनस 9x। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 27x/64 ये आ गया। यानी हम लिख सकते हैं कि श्रेणी हमारी क्या मिली है, श्रेणी मिली है कौन कौन सा, पहला था x, दूसरा निकला हमारा 3x/4, तीसरा निकला 9x/16 और चौथा निकला 27x/64 ये आया। अब ये श्रेणी तो मिल गई, लेकिन ये समांतर है या नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलिए तो चेक करते हैं। प्रथम पद लिखते हैं, प्रथम पद बराबर क्या है, इसमें हमारा x है। ठीक, अब क्या करेंगे, सार्वांतर निकालेंगे, सार्वांतर यानी d निकालेंगे, d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी a2 माइनस a1 होता है। तो a2 क्या है हमारा, 3x/4 माइनस x। यहाँ से हम यदि एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3x माइनस 4x/4 ये आ गया। अब इसको और स्टेप सॉल्व करते हैं तो साइड में ही सॉल्व कि आया 3x माइनस 4x/4 आया है, सार्वांतर यानी d1। ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस x/4 आ जाएगा। ठीक है, तो सार्वांतर d2 निकाल के चेक कर लेते हैं एक बार। d2 क्या होगा, a3 माइनस a2 हो जाएगा। तो a3 क्या दे रखा है, d2 बराबर a3 हमारा क्या दिया था, 9x/16 माइनस a2 क्या था, 3x/4। इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। 9x माइनस क्या हो जाएगा, 4 चौक का 16 तो 4 3 12x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या मिल रहा है कि देखिए माइनस 3x/16 आ रहा है, यानी d2 क्या आ रहा है हमारा, माइनस 3x/16। यदि सार्वांतर d3 निकाल लें तो क्या हो जाएगा, a4 माइनस a3 होगा। तो a4 क्या दे रखा था, यहाँ पर a4 दे रखा है हमारा 27x/64 माइनस 9x/16 ये दे रखा है। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 यहाँ हो जाएगा 27x माइनस 16 चौक का 64 4 9 36x। तो यहाँ से हमारा d3 आ जाएगा क्या, माइनस 9/9x/64 ये आ जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि इसमें सर्वांतर मेरा समान नहीं आ रहा है। d1 क्या आया था हमारा, देखिए d1 यहाँ है माइनस x/4, d2 आया है माइनस 3x/16 और d3 आया है माइनस 9x/64 ये आया। तो हम लिख सकते हैं कि d1 नॉट इक्वल टू d2 नॉट इक्वल टू d3, यानी क्या है, ये समान नहीं है, यह समान नहीं है। तो लिखेंगे अतः x 3x/4 माइनस 9x/16 माइनस 27x/64 क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। हैंस प्रूफ यहाँ से हमें पता चल गया था। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।